सो टुडे विल कवर प्रिजनर्स, जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स का। और इसमें हम कवर करेंगे इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आईसीसीपीआर और द जेनेवा कन्वेंशंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम प्रिजनर को समझते हैं। ये वर्ड आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है, हम सबको इसका मीनिंग पता है, खास करके हम लो स्टूडेंट्स को। प्रिजनर्स क्या होते हैं? जो लोग जेल में रहते हैं, ठीक है, जिनको कन्विक्ट कर दिया जाता है किसी क्राइम के अंदर, कन्विक्ट होते हैं वो। और वो ना या तो वो जेल में बंद होते हैं, उनका ऑलरेडी डिसीजन हो जाता है दैट दे आर क्रिमिनल्स, और अदरवाइज वो अपने ट्रायल का वेट करते हैं या उनका मुकदमा चल रहा होता है। तो दे आर हेल्ड इन करेक्शनल फैसिलिटीज सच एज जेल्स। तो करेक्शनल फैसिलिटीज क्या होगा? जहाँ पे उन्हें सुधारा जाता है, उनकी पनिशमेंट पश्चाताप टाइप जो उनके लिए हो सकता है, दैट इज जेल और प्रिजन्स। हम इन्हें ये बोलते हैं। प्रिजन में रहने वाले लोग, जो पर्सन होंगे, उनको क्या बोलेंगे? जो कैद है उसके अंदर, उन्हें बोलेंगे प्रिजनर। सो विद लिमिटेड फ्रीडम। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देना है कि इसमें लिमिटेड फ्रीडम मिलती है लोगों को मूवमेंट की, कि अ, हमारी तरह वो लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, किसी से ऐसे अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकते। दे हैव लिमिटेड प्लेस टू मूव and limited things to do and limited things to enjoy. So the duration of imprisonment varies. अब वो डिपेंड करता है उन्होंने क्या ऑफेंस किया, उस पर उनकी ड्यूरेशन डिपेंड करती है। Now treatment of prisoners is governed by a law to ensure fair and human conditions. Now the International Covenant on Civil and Political Right ICCPR. अब इस टॉपिक में प्रिजनर पे ये क्यों आया है, लेट्स अंडरस्टैंड। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है, जो आउटलाइन करता है अलग अलग राइट्स को, फ्रीडम के ऊपर भी, जो कि प्रोटेक्ट करने चाहिए एक इंडिविजुअल की, ठीक है। So, in the context of prisoner, the ICCPR recognize and safeguards certain fundamental rights. तो कुछ fundamental rights जो prisoners के भी है, because they are also human beings, तो उन्हें भी ICCPR protect करता है. So here are some key rights of prisoners under ICCPR. सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्निटी की, यानी जो उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उनको एक तरीके से ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाए, उनके साथ कुछ भी लॉ से अगेंस्ट नहीं किया जाए, जो लॉ कहता है उसी अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। सो आर्टिकल 10 ऑफ आईसीसीपीआर एम्फसाइजेस द इनहेरिटेंट डिग्निटी, यानी उनकी रिस्पेक्ट उनसे नहीं छीनी जाएगी, of individuals, and states that all person deprived of their liberty shall be treated with ह्यूमैनिटी। चाहे उनकी लिबर्टी उनसे ले ली गई है, बट उन्हें एक ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा, उनको एक रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा, जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। उनकी जो उनकी डिग्निटी है, जो उनकी परमानेंट रिस्पेक्ट है, जो उनकी डिग्निटी है, उसको हर्ट नहीं होना चाहिए। नाउ नो टॉर्चर और क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। तो आर्टिकल 7 जो है वो प्रोहिबिट करता है टॉर्चर और क्रूअल बिहेवियर को, इनह्यूमन बिहेवियर को, या फिर डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट को और पनिशमेंट को। ऐसी कोई भी चीज जो लॉ के अगेंस्ट है, तो आर्टिकल 7 कहता है आप उनके साथ, जस्ट बिकॉज वो प्रिजनर्स है, उन्होंने गलत किया है, बट आप जो भी करेंगे अंडर लॉ करेंगे, आप उससे अगेंस्ट उनके साथ कुछ गलत बिहेव नहीं कर सकते। तो these things are prohibited. This protection extends to all individuals including prisoners. So ये सिर्फ बाहर के individuals पे ही नहीं है, ये prisoners पे भी है ये protection. Now, right to life. While not explicitly addressing prisoners, एक तरीके से सिर्फ prisoners के ऊपर emphasize नहीं किया गया है, but this is for prisoners as well, कि आर्टिकल 6 जो है आईसीसीपीआर का, वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मैं हर चीज में आर्टिकल आपको बता रही हूँ, दीज आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट टू राइट, यू विल गेट मार्क्स ऑन दिस। तो आर्टिकल 6 जो है आईसीसीपीआर का, वो प्रोटेक्ट करता है राइट टू लाइफ को। तो ये राइट जो है वो ऐसे समझा जाए, इसमें इंक्लूड होता है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ प्रिजनर्स। तो सेफ्टी ऑफ प्रिजनर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। Now, freedom from arbitrary detention. Article 9 guarantees the right to liberty and security. क्या क्या गारंटी करता है? लिबर्टी एंड सिक्योरिटी of person and protects against arbitrary arrest. गलत तरीके से अरेस्ट करना, गलत तरीके से डिटेन करना। Every deprivation of liberty must be unlawful and based on clear legal grounds. तो जो भी आपकी ऐसी लिबर्टी होगी वो लॉफुल होनी चाहिए, मतलब जो भी आप प्रोवाइड करोगे उनको वो लॉफुल होना चाहिए, हर चीज लॉ के अंडर होना चाहिए और क्लियर लीगल ग्राउंड्स पे। Fair and public trial. Article 14 established the right to a fair and public trial for anyone charged with a
क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि आर्टिकल 14 में बात की गई है फेयर और पब्लिक ट्रायल की, कि आर्टिकल 14 एस्टैब्लिश करता है कि एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, यानी सबको पता होना चाहिए व्हाट इज गोइंग इन दिस मैटर, एंड फेयर होना चाहिए, ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए कि दिस डिसीजन इज टेकन फेयरली। सो दिस इंक्लूड्स द राइट टू बी प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म्ड ऑफ चार्जेस, यानी कि जब ट्रायल स्टार्ट होता है, लाइक अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आपको डिटेन किया जा रहा है, तो उस टाइम पे ही आपको इन्फॉर्म किया जाए आपके चार्जेस के बारे में। जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके फैमिली वालों को नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी ये चार्जेस है, इस वजह से पुलिस उसे लेके जा रही है। टू हैव एडिक्वेट टाइम एंड फैसिलिटीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ डिफेंस, तो उस पर्सन को मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, डिफेंस के लिए उसे फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लाइक कोई एडवोकेट प्रोवाइड करे, कोई लीगल एक्सपर्ट उसे प्रोवाइड किया जाए और अपनी बात वो रखे कोर्ट के सामने। एंड टू बी ट्राइड विदाउट अनड्यू डिले, और अननेसेसरी की डिले नहीं होनी चाहिए कि जानबूझ के उसे इफेक्ट हो इस वजह से उन्हें उसे कि वो छूट भी सकता है, तो टॉर्चर करने के लिए ज्यादा टाइम तक अननेसेसरी उसको रख दें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। Next, presumption of innocence. Article 14, clause 2 presumes every person charged with a criminal offense to be innocent until proven guilty according to law. ये तो हम सबने पहले भी पढ़ा है। आर्टिकल 14 क्लॉज 2 कहता है कि जो पर्सन अभी तक गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है और उसे चार्ज किया गया है क्रिमिनल ऑफेंस में, तो तब तक वो इनोसेंट ही रहेगा जब तक उसे गिल्टी प्रूफ नहीं किया जाता। हम उसे क्रिमिनल नहीं बोल सकते कि जो क्रिमिनल है, उसका ट्रायल चल रहा है, उसका अभी प्रोसीजर ऑन है, डजंट मीन कि वो क्रिमिनल बन गया, हो सकता है अभी साबित नहीं हुआ जब तक जून, तब तक वो क्रिमिनल नहीं हो सकता है। नाउ communication with the outside world. While not explicitly stated in the ICCPR, the right to communicate with the outside world, including family and legal representatives, is generally considered a fundamental right for prisoners. तो ये prisoner का fundamental right है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड में, जिसमें फैमिली इंक्लूड होती है या फिर उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसके लिए कोर्ट में बात रख रहा हो, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि ये लोग आके उससे बात कर सकते हैं, उससे मिल सकती है। इनकी भी एक लिमिटेशन होती है, टाइम लिमिटेशन होती है जिसे फॉलो करना होता है। Now, respect for privacy. Even in detention में भी privacy का respect किया जाता है. Prisoners maintain a certain degree of privacy. Interference with their privacy rights must be accordance with the law and necessary for legitimate purpose. यानी कि उनकी privacy का पूरा ध्यान रखा जाता है. Basic privacy तो उनको provide की ही जाती है कि वो खराब ना हो. Now, religious freedom. Article 18 protects the freedom of thought, conscience, and religion. This includes the right to prisoners to practice their religion and have access to religious materials. तो आर्टिकल 18 में क्या है, प्रिजनर्स को राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इस चीज़ को रोक नहीं सकता, लाइक इफ दे वांट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्शिप, दे वांट टू डू एनी काइंड ऑफ रीडिंग बुक्स, और जिस भी रिलीजन में जो भी तरीका होता है पूजा करने का या फिर प्रे करने का, वो कर सकते हैं प्रैक्टिस अपने रिलीजन को। Now, access to education and work. While not explicitly stated in the ICCPR, various human rights bodies recognize the importance of providing prisoners with the opportunities for education and work as part of their rehabilitation. तो उनको ह्यूमन राइट्स के अंदर ही ये चीज़ एक तरीके से काउंट होती है कि प्रिजनर्स को प्रोवाइड की जाती है अपॉर्चुनिटी की वो आगे पढ़ सके या फिर कुछ काम कर सके। कुछ बाहर वाले लोगों के लिए कुछ ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि जेल के लोगों ने आपके लिए कुछ कपड़े बनाए हैं जो बाहर फॉर उनके कुछ अच्छे काम होते हैं जो बाहर दिए जाते हैं, और जिससे वो पैसे कमाते हैं ताकि वो आफ्टर व्हेन दे लीव द दैट प्लेस, वो जेल को छोड़ेंगे जब उनकी सज़ा कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो उन पैसों को यूज़ कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें खाली छोड़ दिया जाता है, उनको इन सब चीज़ों का मौका दिया जाता है कि ताकि उनका मन शांत रहे और कहीं ना कहीं लगा रहे। Now we'll come to Geneva Conventions. Now let's say कि यहाँ पे एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। जैसे बी का कोई भी सोल्जर होता है वो गलती से ए की बाउंड्रीज में आ जाता है, या फिर गलती से ऐसा होता है, कोई भी रीज़न होता है कि ए उनको इस सोल्जर को डिटेन कर लेते हैं, अपने पास प्रिजनर बना लेते हैं, अपने प्रिजन में डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिजनर ऑफ वॉर कहलाएगा। सो क्लियरली डिफाइंस
हु क्वालिफाइज एज प्रिजनर ऑफ वॉर, तो आर्टिकल 4 डिफाइन करता है, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स। तो क्या हुआ, ये जो बी हुआ इस कंट्री से आया, जो कि वॉर के दौरान आया, एक सोल्जर था, तो क्या हुआ, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज मेंबर्स ऑफ मिलिटियंस और वॉलेंटियर्स, या पार्टी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का या फिर मिलिटियंस और वॉलेंटियर्स कॉर्प्स का मेंबर होगा, तो वो प्रिजनर, अगर वो उसे प्रिजन में डाल देंगे दूसरे तरफ के लोग, तो प्रिजनर ऑफ वॉर कहलाया जाएगा। नाउ ह्यूमन ट्रीटमेंट आर्टिकल 13 में मेंशन है कि एक प्रिजनर है उसके साथ भी ह्यूमन ट्रीटमेंट ही होना चाहिए, यानी अपने ह्यूमंस ग्राउंड्स को ऑन रखना होगा। प्रिजनर्स ऑफ वॉर बी ट्रीटेड ह्यूमनली एंड प्रोहिबिट्स एनी एडवर्स डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन, और किस तरीके से उनके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते, उनके रेस को लेकर, नेशनैलिटी को लेकर, रिलीजियस बिलीफ को लेकर, और ऐसे कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको लेकर हम उनके साथ गलत नहीं कर सकते हैं। नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस, इंटरमीडिएशन एंड इंसल्ट्स, आर्टिकल 17 में मेंशन है कि उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, वायलेंस के अगेंस्ट, इंटरमीडिएशन के अगेंस्ट, इंसल्ट या फिर पब्लिक क्यूरियोसिटी, इन सबसे उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। देन रिस्पेक्ट फॉर पर्सन एंड ऑनर, which is in Article 14, requires that prisoners of war be treated with respect. Prisoners of war जो है वो रिस्पेक्ट से ट्रीट करने चाहिए, ठीक है, उनका एक पर्सन का जो ऑनर होता है वो बरकरार रहना चाहिए। दे आर नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी फॉर्म ऑफ कोर्जन, यानी जोर ज़बरदस्ती से कोई चीज़ को इन्फॉर्मेशन निकलवाना, उनकी कंट्री के अगेंस्ट उसे यूज़ करना इज़ नॉट करेक्ट। Now, accommodations and food. Article 25 to 28, जो prisoners of war होते हैं उनको accommodation मिलनी चाहिए, foods मिलना चाहिए, basic facilities मिलनी चाहिए रहने की, जैसे साफ जगह हो गई, जो prison है उनका थोड़ा साफ होना चाहिए, और थोड़ा उन्हें खाने के लिए कुछ क्वांटिटी में खाना मिलना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी मिलनी चाहिए जिससे वो अपना मतलब ठीक से रह सके। ना मेडिकल केयर, अगर वो जख्मी है, बुरी हालत में है, उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो उनको मेडिकल केयर भी प्रोवाइड की जाए, या फिर वो बीमार पड़ गए हैं तो उस सिनेरियो में भी उनको मेडिकल अटेंशन दी जाए। रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एक्टिविटीज मेंशन इन आर्टिकल 34 एंड 38, जो अलाउ करता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल एक्टिविटीज में व्यस्त रह सकते हैं, यानी बिजी रह सकते हैं, एंड पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्सरसाइज, और फिजिकल एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसी जेल में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपका दुनिया से कट ऑफ हो जाता है कि आप वहाँ दुनिया जो बाहर जो वर्ल्ड चल रहा है आप उनसे बात नहीं कर सकते, पर आप अपनी खुद की लाइफ कर सकते हैं। यू आर गेटिंग फूड, यू गेट टू वर्क, यू गेट टू एजुकेट योर सेल्फ, यू गेट टू डू एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आप फॉर योर वेलबींग, फॉर योर सेल्फ, यू कैन डू इट एट दैट प्लेस। नाउ लेबर, आर्टिकल 49 to 57 में परमिट्स प्रिजनर ऑफ वॉर टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है, मैंने कहा था ना वर्क कर सकते, तो जो परमिट करता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कि वो एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, वो वहीं पर ही काम कर सके, सूटेबल रैंक पे अपनी एबिलिटीज को दिखा सके, ठीक है। द कंडीशंस ऑफ देयर लेबर मस्ट बी फेयर एंड नॉट डिग्रेडिंग, उनकी जो लेबर की कंडीशन है वो फेयर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, डिग्रेडिंग नहीं होनी चाहिए कि उनको और नीचा देखना पड़ रहा है, उसके लिए उनकी रेपुटेशन डाउन हो रही है। नाउ रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स, आर्टिकल 39 provides for the organizations of recreational and sports activities। आपने देखा होगा कि इन प्रिजन ऑल्सो, जेल में भी ऐसी एक्टिविटीज होती है, कोई रेस कंपटीशन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ इंगेजिंग एक्टिविटीज होती है प्रिजनर्स के लिए, तो ये उनका राइट है। नाउ कॉरेस्पॉन्डेंस, आर्टिकल 70 to 71 grants prisoners of war the right to send एंड रिसीव लेटर्स। तो क्या है ये कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को का राइट है कि वो सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं लेटर्स, कार्ड्स इन सिमिलर फॉर्म ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। नाउ कंप्लेंट्स एंड डिसिप्लिन, आर्टिकल 78 to 82 establishes procedures for prisoners of war to make complaints। तो इनके पास प्रिजनर्स ऑफ वॉर के पास भी ये राइट है, आर्टिकल 78 से लेके 82 में मेंशन है राइट कि वो कंप्लेन कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू है जो उन्हें ठीक नहीं लग रहा है, गलत बात है, उसके लिए कोई इनह्यूमन बिहेवियर है, उसके लिए वो कंप्लेन कर सकते हैं जो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। रिलीज एंड रेपेट्रिएशन, आर्टिकल 118 to 119 outlines the criteria फॉर द रिलीज। इसमें क्या क्राइटेरिया है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को किस टाइम पे, किस बेसिस पर, कब रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और रेपेट्रिएशन, रेपेट्रिएशन मीन्स कि उनकी जो चीज़ें उनसे ली गई थी जिस टाइम उनको डिटेन किया गया था, वो चीज़ें वापस करना, ये सब चीज़ों का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए, ये सब चीज़ें।
सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।